प्रियम्बल उद्देश्य का प्रस्तावना ये हमने डिस्कस किया। ये चारों पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 4A ये एक पेयर में अपने को लर्न करना है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। पार्ट 4 36 से 51 DPSP और पार्ट 4A 51A फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। ये एक पार्ट हो गया। फिर पार्ट 5 से 8 ये एक पेयर बना लो। पार्ट 5 द यूनियन संघ के बारे में 52 से 151। पार्ट 6 152 से 237 द स्टेट राज्य के बारे में हमने डिस्कस किया। और पार्ट 7 7th अमेंडमेंट से 1956 में हट गया, इसमें एक आर्टिकल हुआ करता था 238। पार्ट 8 में 239 से लेके 242 में यूटी, तो ये यूनियन हो गया, ये स्टेट हो गया, ये यूटी हो गया, ये एक पार्ट हो गया। और 7th पार्ट इससे हटा हुआ है 7th अमेंडमेंट से 1956 में। ये दोनों आर्टिकल्स ध्यान में रखना है। 239A जो पुडुचेरी से रिलेटेड है, 239AA दिल्ली और J&K से रिलेटेड है। पार्ट 9 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन इसमें किए गए हैं पार्ट 9 में। 243 से 243O और पार्ट 9 इन तीनों का भी एक पेयर बनाना है, पार्ट 9 9A और 9B का। 243P से ZG म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में हमने डिस्कस किया। और पार्ट 9B 243ZH से ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिस्कस किया। फिर पार्ट 10 है 244 से 244A SC/ST एरियाज के बारे में हमने डिस्कस किया। ये पार्ट 11 और पार्ट 13 ये भी एक पेयर जैसा बन जाएगा। 245 से 263 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और 301 से 307 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये 12 पार्ट है, जो 12th पार्ट है 264 से 300A फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इसके बारे में। और पार्ट 14 है 308 से 323 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। और पार्ट 14A है, ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में ऐड किया गया। 323A से 323B ट्रिब्यूनल्स अधिकरण क्या है। और पार्ट 5 है पार्ट 15 है इलेक्शन से रिलेटेड। 324 से लेके 329A इलेक्शन से रिलेटेड। तो देखो, एक रिलीजियस मामलों का एक कोई ऐसे प्रिपेयर रख लेना, एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे तो पक्का रखना, APO में RJS में पक्का आएगा। पार्ट 16 है 330 से 342A स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जिसमें SC/ST, OBC और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये सारा हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने कल की क्लास में लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और आज हम इस लैंग्वेज वाले से आगे का डिस्कशन, ये लैंग्वेज वाला यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 17 में। पार्ट 17 लैंग्वेज का आर्टिकल 343 से 351। और अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 18। देखो, ये ध्यान रखना, इमरजेंसी प्रोविज़न 352 से 360 में है, ये तो ध्यान में रह जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये कौन से पार्ट में है। तो इनका पार्ट भी ध्यान रखना। आजकल एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछने लग गए हैं जो अभी तक जनरली नहीं पूछे गए। तो इसका पार्ट 18 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट कौन सा है? 20 है। देखना एक बार, देखें 20 है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं साथी उसको। ये 19 हो गया मिसलेनियस, और इसके अगला ये पार्ट 20 कहाँ गया? ये रहा पार्ट 20। 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ छोटा करके देखे और फिर इसको ये पूरा पार्ट यहाँ समझा दिया इधर। तो ऐसे पार्ट ध्यान में रखने अपने को। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 18 इमरजेंसी, आपातकाल। कौन से देश के संविधान से लिया गया है? किससे इंस्पायर होकर के लिया हमने इमरजेंसी प्रोविजन को? जर्मनी से, ये ध्यान रखना। इतना छोटा सवाल 8वीं पास वाली एग्जाम में भले ही पूछ लें, आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ध्यान रखना कई बार क्या होता है, अजीब कहीं भी पूछ सकते हैं, ये एग्जामिनर की मर्जी है, जहां से पूछ लें। हाँ, पूछ लेते हैं, कहीं भी पूछ लेते हैं, जेलों में क्या कहीं भी पूछ लेते हैं। तो अपने को ये लगता है ये चीजें कौन पूछेगा, अब तो ये तो क्लेट के समय के क्वेश्चन हैं,
श्योर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन से श्योर्स की बात करेंगे, नहीं, एग्जामिनर की जो मर्जी आएगा पूछ लेगा, इसलिए अपने ध्यान रखना है। हाँ नहीं, वो क्या सब तरह के क्वेश्चन यूँ देते हैं कि स्टूडेंट उनको तो कुछ चीज़ें ऐसा मान के प्रीजुडिस होके चलता है, ये तो कोई नहीं पूछने वाला, वो कई बार पूछ लेते हैं। इस बार जेएलओ के जिन जिन के इंटरव्यू हुए, मैंने जितने स्टूडेंट से बात की वो सब यूँ ही कह रहे हैं सर दिमाग दही करके रख दिया उन्होंने। मैंने कहा कोई बात नहीं उन्होंने, और बहुत से बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि सर इन्होंने सीटें तो पहले ही बेच दी थी, 140 सीटें थी और एक एक के कोई 6-6 लाख में ऐसे बेचती थी, तो अब बाकी लोगों से सबका दिमाग इसलिए ख़राब करे, उल जुलूल सवाल पूछ रहे हैं उल्टे सीधे। जबकि सवाल, अच्छा हम कोई इंटरव्यू देंगे तो हम किस चीज़ को प्रिपेयर करेंगे, ओबियसली सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस से बाहर तो नहीं करेंगे। अब वो बाहर की चीज़ें कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो तो रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि अभी सरकार ऐसी बैठी है, अगर ऐसा हुआ तो जांच हो जाएगी। बाबूलाल कटारा अंदर गया और भी चला जाएगा। ये अभी वर्तमान सरकार ये काम तो अच्छा कर रही है कि पूरी एसओजी गठित कर दी, और ऐसा होगा तो हाँ, वो राजनीति में सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो नहीं पकड़ेंगे, बाकी तो पकड़ लेंगे। नहीं, मामला तो उठेगा, मामला तो इसलिए उठेगा कि लोग के बच्चे रीट में तो एकदम से ऐसे जाते हैं खट से कि कोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज ही। हाँ नहीं, अभी जेएलओ वाला मामला उठा नहीं है, अभी तक कभी उठा भी नहीं है। ये इंटरव्यू से अब पता चला, जो भी इंटरव्यू जा रहा है जैसे आपने दिया, सबको लोग यार उलझुल सवाल पूछ रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है, अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। तो इससे लगता है अब होगा क्या, वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कई बार श्योर्स पूछ लेते हैं, तो कौन सा श्योर्स है, ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया, ऐसा नहीं एज इट इज उठाया कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। हमारे देश में कितने तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है या लगाई जा सकती है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लगाई जा सकती है? कौन कौन से 3 प्रकार हैं? नहीं, पहली कौन सी है, उल्टा क्यों चालू करें? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट की इमरजेंसी जैसे राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, और फाइनेंशियल। तो नेशनल इमरजेंसी किस में लगाते हैं? आर्टिकल विच आर्टिकल? 352। और स्टेट इमरजेंसी 356, और नेशनल इमरजेंसी वो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसका ग्राउंड क्या क्या होगा, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगानी जाती है तो किस आधार पे लगाई जाएगी? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पे, या आर्म रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह, या तो हो जाए या इसके होने की आशंका हो, इसके आधार पे लगाई जा सकती है। ऐसे ही स्टेट इमरजेंसी जो 356 की लगाते हैं वो किस आधार पे लगाते हैं? स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर हो जाएगा उसके आधार पे, या तो राष्ट्रपति जी को राज्यपाल रिपोर्ट दे उस पे, या फिर उनको अदरवाइज ऐसा समाधान हो जाता है उनको कि ऐसा हो गया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियली हम बिल्कुल लड़खड़ा जाएं, जैसे जिस तरफ अभी भारत चल रहा है, इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत आर्थिक रूप से बहुत जल्दी लड़खड़ा जाएगा। ये तो सिर्फ ऊपर का दिखावा है, आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा खोखले होते जा रहे हैं भीतर ही भीतर। अब सत्य क्या सामने आ जाएगा। अभी तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है। इस समय तो एट प्रेजेंट तो इंडिया के किसी पार्ट में नहीं लगी हुई है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। 10 महीने कोरोना में एक बार पूरा देश बंद रह लिया, और 4 महीने एक बार बंद रह लिया, 14 महीने बंद रहा तो भी नहीं लगी, और शायद भगवान करे लगे भी नहीं। 352 की जो इमरजेंसी है, 356 की इमरजेंसी और 360 की इमरजेंसी, इनमें एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि इमरजेंसी लगाने के बाद में लगाएगा कौन? राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा। इसका ऐसा ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई 25 जून की रात को, उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार आज मध्य रात्रि से आपातकाल की घोषणा की जाती है। ऐसा नहीं कहा मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करती हूं। किन के आदेश के अनुसार? राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। अब यहां पे उन्होंने घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति जी का ऐसा आदेश हो गया। वे दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री आवास से निकले और आकाशवाणी जाके रेडियो पे बोल दिया
क्यों बोला रेडियो पे, टीवी पे क्यों नहीं आए, एक्स क्यों नहीं किया, जैसे आजकल ये करते हैं ना ट्विटर या एक्स, ये थे ही नहीं। 1975 में रेडियो प्रभावशाली था, उस पे बोला इन्होंने। तो राष्ट्रपति एक बार घोषणा कर देगा, कितने दिन तक प्रभावी रहेगी बिना संसद के अनुमोदन के। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कितना रहेगी। अभी देखते हैं अपन, है ना। 2 महीना रहेगी, 1 महीना रहेगी, 6 महीने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। 1 महीना। और स्टेट वाली इमरजेंसी कितना रहेगी, वो 2 महीना। देखो ऐसे याद कर लो, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ऊपर ऊपर का, अभी भीतर का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वाली इमरजेंसी है ना, ये रहेगी 1 मंथ, ये वाली भी रहेगी 2 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। 1, 2, 2 इनको पक्का कर लो, ये एग्जाम में पूछा हुआ, ये ध्यान रखना इस बात का। ये 352 की इमरजेंसी बिना किसी पार्लियामेंट के रेटिफिकेशन के, संसद के अनुमोदन के 1 मंथ तक एग्जिस्ट करेगी। संसद बढ़ा देगी तो एक बार में कितनी बढ़ जाएगी, 6 मंथ, फिर 6 मंथ करके बढ़ा लेंगे। जो आप बता रहे हैं 6 मंथ, वो ये 6 मंथ है। ये वाली एक बार इशू कर दी राष्ट्रपति जी ने, तो वो बीच में तो कभी भी वापस ले सकते हैं, इसको भी 1 मंथ से पहले वापस ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन इनके तीर चलाने पे ये तीर 1 महीने तक चलेगा, ये 2 महीने तक एग्जिस्ट करेगा, ये 2 महीने तक एग्जिस्ट करेगी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है। 1 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब आ जाओ 350, इसका अपना 352 निकालो आप। 352 में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आज का 352 की जो इमरजेंसी है, कितनी बार लगी अपने देश में, ये देखो। 352 की इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। 1975 में जो लगाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले यहाँ से नीचे से देख लो। 1962 में क्या हुआ था ना, चाइना वॉर, ना, चाइना से हमारा युद्ध हुआ, जो हम हार गए थे। क्योंकि मैंने जैसे माइक लगा रखा है, ऐसे हम गुलाब लगाए घूमते थे दिल्ली में और हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाते थे, तो उस मोहब्बत में दगा हो गई। मोहब्बत में होती ही दगा है, दगा बनी इसीलिए है कि दगा की जाए। तो उसने यहां से जाते ही युद्ध कर दिया। 1962 में 26 अक्टूबर 1962 टू 10 जनवरी 1968 तक चली है। कितनी लंबी चली है देखो आप, नेशनल इमरजेंसी है। इस दौरान पाकिस्तान ने भी देखा 1965 में कि इंडिया अभी 1962 में हारा हुआ है, तो अब तो हम पछाड़ ही देंगे। देखो वहां के कई बार आदमी कितनी गलतफहमी में रहता है। ये इतना बड़ा देश है और वो कितना सा है, पाकिस्तान है कितना सा, उसकी जितनी पॉपुलेशन तो अकेले यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ लिए बैठे हैं। अमेरिका के बराबर, ब्राजील के बराबर, पाकिस्तान के बराबर। ऐसे सेंसस देखा करो कभी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग उतनी पॉपुलेशन है। एक अकेला यूपी के बराबर का पाकिस्तान, और वो कह रहा हम इसको हरा देंगे। अब तो नहीं कह रहा वो, अब तो वो कह रहा कि जैसे तैसे हो, थोड़े दिन में टूटेगा तो काफी हिस्सा मिला जाएगा। तो ये सबसे लंबी कौन सी इमरजेंसी चली, इसका ध्यान रखना है। 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी वो 68 तक चली है, पहली इमरजेंसी थी, फर्स्ट इमरजेंसी। फिर 1971 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बना दिया था नया देश। 3 दिसंबर 1971 को, इस पे वो फील्ड मार्शल मानेकशॉ की मूवी भी आई है, वो भी अच्छी थी शायद, मानेकशॉ या ऐसा कोई नाम है उसका भी। 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 में ये सेकेंड इमरजेंसी लगी। इस समय पे दुनिया का सबसे ज्यादा एक दिन में किसी वॉर प्रिजनर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो इंडिया के नाम है। 92,000 वॉर प्रिजनर्स थे। ये लिख लेना प्लीज इमरजेंसी की ये डेट, आपको बाद में कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी पता नहीं, क्यों प्रयास करो अनावश्यक। या इसका फोटो क्लिक कर लो, बाद में नोट्स में मेंशन कर लेना, या 2-3 चीजें लिख लो, वो फोटो में रह जाता है, फिर हम लिखने में आलस कर जाते हैं। और थर्ड इमरजेंसी जो बिना किसी कारण के लगाई, देखो ये युद्ध हो गया तो इमरजेंसी लगनी थी, फिर पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया, इमरजेंसी लगनी थी, और युद्ध की आशंका बनी हुई थी कि अभी चाइना कहीं वापस कर सकता है, पाकिस्तान कहीं वापस कर सकता है, इसलिए ये इमरजेंसी लंबी चली।
ये इमरजेंसी कम चली कि इस समय रशिया ने भारत का बहुत साथ दिया 1971 में, अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाते दो टुकड़े, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना युद्ध जंगी बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में भेज दिया था, लेकिन रशिया ने भी रवाना कर दिया, इसलिए अमेरिका चुप रह गया। उसको पता था कि वो रशिया आ गया, अब काबू में नहीं आने भारत। और हमने यूक्रेन युद्ध में उतना साथ रशिया का नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ये एक भारत की फॉरेन पॉलिसी का अभी हाल ही के दिनों का फेल्योर है। अब वही रशिया चाइना ज़्यादा चाइना की तरफ झुक गया है। ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 1975 में 25 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति जी से। क्यों करवाई, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला रीजन था इंदिरा वर्सेस राजनारायण का जो केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जजमेंट ये दे दिया जज ने कि इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे अभी लोकसभा चुनाव हो रहे ना, कोई ऐसा बनारस का डीएम या बनारस का कमिश्नर, मोदी बनारस से लड़ेंगे ना, जैसे इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ते थे, अमेठी, रायबरेली, ये नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक इनके चुनाव क्षेत्र होते थे। ये तो सबसे सेफ सीट भारत की 543 में सबसे सेफ सीट थी। वो वायनाड, वो राहुल गांधी को दी गई कि किधर भी कैसे भी रहो आप वायनाड से हारेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है एससी का, मुस्लिम्स का और क्रिश्चियन वोटों का, कि वायनाड से उनको कोई हरा नहीं सकता। 1975 में इंदिरा गांधी को लगा एक तो न्यायपालिका हमारे खिलाफ होगी, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले जजमेंट से ऐसा लग रहा है जुडिशरी थोड़ा अच्छा जजमेंट दिया ऐसा लग रहा है, और एप्रिशिएट किया जा रहा है। पूरा देश भर में इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट दे दिया इसलिए एप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई चोर को चोर बताने में कहाँ तकलीफ है, बताना चाहिए। वो बात अलग है, टीवी डिबेट में जा जाके आप जोर जोर से बोल रहे हो कि पहले तो पता ही नहीं था, पता चल रहा, तो क्या तकलीफ है, क्यों जोर से बोलने से झूठ ही रहेगा। सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी ने लिया और किन किन से लिया है? देश में जिनके वैक्सीन लगाई थी ना, वो बिना बुखार वाली कोविशील्ड से बुखार आया था ना। कोविशील्ड किन किन को लगी? ना कोवैक्सीन से नहीं आया था, कोविशील्ड से आया था। हाँ, आप खतरनाक प्राणी हो तो उनको आया, जो थोड़े कम जहरीले थे ना उनको आ गया। कई बार अपनी बॉडी ठीक कर जाती है ना, उससे प्रतिरोध झगड़ जाती है भीतर ही भीतर, तो वो नहीं आता बुखार है। हाँ, तो उस जो कोवैक्सीन वाला, उसने इतना इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया। एक कंपनी है जिसकी इनकम 2 करोड़ है और इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना पैसा दे रहा, वो था। और आज तो बाबा रामदेव को भी सुप्रीम कोर्ट ने बुला दिया भ्रामक विज्ञापन देने के लिए कि आ जाओ जवाब दो। बहुत सही कर रही है न्यायपालिका। आप ऐसे झूठ बोल के और आंख के दे के फटकारे बेचे जा रहे हो चीजें, तो थोड़ा तो सोचो कि यार आप क्या बोल रहे हो हैं। ना वो शिष्य नहीं है, वो तो स्वामी वो है ना, बालकृष्ण आचार्य, दोनों को बुलाया। अरे वो तो समय थोड़ा खराब था, राजीव दीक्षित जी चले गए, जो भी गए, जिनकी भी वजह से गए, जैसे भी गए, वो गलत गए। बाकी वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये तो इन्होंने तो हजारों करोड़ का टर्नओवर कर लिया और कह रहे हैं कि बाबा पैदा कुछ नहीं करता और बेचता सब कुछ है, पता नहीं क्या लीला है। अब सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, तो एक पॉइंट पे आया है, कम से कम सुना तो सही, सुनना चाहिए। बाबा ने दावा किया था कोरोना में भी, कोरोनिल टैबलेट से कोरोना ठीक हो जाएगा। जिनको नहीं हुआ उनको होगा नहीं, हो गया उनका ठीक हो जाएगा, जिनको हुआ नहीं उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं चाहिए ऐसा। उस समय पता ही नहीं चला कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 275 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, एक कारण जुडिशरी का था और दूसरा कारण था जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चालू कर रखा, जैसे भी किसान आंदोलन कर रखा ना, किसानों को भेज दिया दिल्ली तक, आने दिया क्या, जगह दे दी, दिल्ली में बैठे हैं क्या, तो वीडियो ही नहीं आ रही, बॉर्डर पे है। तो हाँ, और ट्रैक्टर भी ना किसान आके क्या करेगा, वो कह रहे ट्रैक्टर तो हमारी तोप है, ट्रैक्टर आए उनके लंगर वंगर चले तो उनके कोई मजा हो, बाकी तो क्या है। ये आंदोलन वाला भी क्या है, दिखता कुछ है और होता कुछ है, ये भी ध्यान में रखना है। सत्य कुछ होता है और दिखाया कुछ जाता है और दिखता कुछ और है। वो पर्दे के पीछे की राजनीति
या जिसको बैक स्टेज पॉलिटिक्स कहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, हम उसमें नहीं जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जैसे अभी थोड़े दिन बाद में मोदी से ऊब जाएंगे ना, ऐसे इंदिरा गांधी से भी ऊब गए थे। हम भारतीयों की आदत है, नहीं आएगा तब तक तो हम मोदी मोदी करेंगे, आने के बाद में हम उसकी 12 बजाने लग जाएंगे। तो इस चुनाव तो सहन कर लिया, अगले चुनाव में सहन करेंगे ना, उसके बाद उबेंगे। आएगा प्रधानमंत्री, अगली बार भी बनेगा, इस बार तो खैर बना बनाई है, 450 के आसपास सीटें आएंगी ऐसा अनुमान लगा रहे मोटा मोटी। 420-25 आ जाएंगी। राजस्थान में 25 में से 25 तो नहीं आएंगी, राजस्थान में से हो सकता है 19-20 सीटें तक पहुंच जाए, हो सकता है और भी जगह कहीं डैमेज, कहीं प्लस माइनस चलेगा, वो देखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण से इतना भयभीत हो गई थी इंदिरा गांधी, एक दिन पटना से दिल्ली आने वाली सारी फ्लाइटें बंद कर दी कि आज जयप्रकाश नारायण आने। देखो एक आदमी का प्रभाव, और वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया वो ऐसे आदमी थे, वो डीटीसी की बसों में घूमते थे। इसका मतलब ये नहीं कोई आवारा लोग थे जो डीटीसी की बसों में घूम रहे हैं, वो इसलिए घूमते थे कि हमको ये गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, लाव लश्कर नहीं चाहिए, सामान्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करेंगे। फोटो खिंचाने के लिए मेट्रो में बैठ गए, वो नहीं करते थे, वो ड्रामाबाजी नहीं, वो एक्चुअल में घूमते थे, लिटरली घूमते थे। तो उनको आने नहीं दिया गया, तो आंदोलन 2 दिन आगे खिसकाया, जो दिल्ली रामलीला मैदान में होना था आगे खिसकाया। तो जयप्रकाश नारायण को जैसे तैसे करके वहां से पटना से दिल्ली तक लाया गया। और कहते हैं उस आंदोलन में जितनी भीड़ हुई उस समय, उस रैली में जो नारा दिया सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उससे इंदिरा गांधी घबरा गए कि देश की जनता मेरा तख्ता पलट देगी, मेरे को नहीं रहने देगी, और अब अगर चुनाव हुए जो होने थे तो मेरा जीतना तो संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, आपातकाल की घोषणा करा दी, और वो आपातकाल यहां तक चलने दिया। 75 से 70 जो भी सरकार के खिलाफ बोला, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे ये बाकी जनता दल, और ये भारतीय जनता पार्टी तो तब थी नहीं, जनसंघ हुआ करता था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचारक जो थे, जहां मिला उठाया जेल में, उठाया जेल में, फिट कर दिया सबको, स्कूल कॉलेज तक को जेल बना दिया था। यहां किसी ने, और इनके बेटे ने एक अभियान चला दिया ऑपरेशन वाला कि सबकी नस काट दो, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो नस काट दी सबकी, एक एक नहीं 2-2 बार काट दो। और वो ठीक रहा कि मेल नर्स हुआ करते थे, अगर फीमेल नर्सें होती तो महिलाओं की भी काट देते। तो फीमेल मेल की काटी, और एक वो पेन किलर जैसी दवाई दे देते, वो पीता जा और गाली देता जा, आगे बढ़ता जा। तो ये 1975 की इमरजेंसी के बाद में यहाँ किसी ने गलत रिपोर्ट दी, जैसे अशोक गहलोत साहब को गलत रिपोर्ट दी ना कि साहब पक्का आ रहे हो, पक्का, कोई रोक नहीं सकता, इसलिए अभी पूरा काम मत करो, आधा करो ना, आधे से ज्यादा का आश्वासन दे दो कि आके संभाग और 2 बनाऊंगा, भीलवाड़ा को भी संभाग बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, और जिले भी और बनाऊंगा। कुछ जिले वाले नाराज हो रहे थे ना, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया, घबराओ मत, आमरण अनशन मत करो, सब जिले बनेंगे, है ना, मतलब गांव घर घर ढाणी जिला बना दूंगा, चिंता मत करो आप। लेकिन वो आए ही नहीं। ऐसे इंदिरा गांधी को गलत रिपोर्ट दी कि मैडम पक्का चुनाव जीत रही हो, हारने का कोई कारण ही नहीं बनता। ये माधवन और मेनन और ऐसे इनके बड़े सलाहकार हुआ करते थे, जैसे मोदी के भी ऐसे कई सारे सलाहकार गलत सलाह देते हैं, जैसे अग्निवीर योजना में दी, वो बिल्कुल गलत सलाह है, निजीकरण वाली बिल्कुल गलत सलाह है, कोई भी विरोध करे लोकतंत्र में सुनते नहीं हो, ये उससे भी गलत सलाह है। सुनना चाहिए, मिलना चाहिए उनसे, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के थोड़ी ना कि आप सुनते नहीं हो। तो ऐसे चुनाव करा दिए, और चुनाव कराते ही सुपड़ा साफ हो गया। राजस्थान में कांग्रेस की 1 सीट आई, वो नागौर सीट आई थी नाथुराम मिर्धा की, बाकी सब हार गए। तो ऐसे जनता क्या, यही वो जनता है जो इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत से लाती थी, और यही वो जनता है जो हटा दिया। और ये पूछते हैं, ये 1977 की इमरजेंसी किस आधार पे लेके आई इंदिरा गांधी? बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था, 44th अमेंडमेंट करके ठीक किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे लगाया था, जबकि उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा कोई कारण था ही नहीं। न्यायपालिका ने निर्णय दिया, जैसे आज बनारस का डीएम और कमिश्नर इस प्रधानमंत्री के चुनावों का प्रस्तावक बन जाए, और चुनाव पार्टी कार्यालय जो है उसका मैनेजमेंट ये खुद देखने लग जाए, तो पता है ना कि इलेक्शन फेयर होगा या नहीं होगा। वो तो बैलेट पेपर का जमाना था, इस पेटी को फेंक दिया, दूसरी पेटी पे ठप्पे लगा के डाल दिया, जैसे पाकिस्तान में डाले थे। अभी इमरान खान जीत रही थी, उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी रात को जीत रही, सुबह उठे तब हार गई। तो ऐसे ये भी हार गए पूरी तरह से। तो ये इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन रहे थे। और ग्राउंड क्या क्या होंगे
वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये 1 मंथ के लिए एक बार में बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कंटिन्यू रहेगी, ये 2 मंथ के और ये 2 मंथ के एग्जिस्ट करेगी। और ध्यान रखना, इमरजेंसी लग जाए तो भी पार्लियामेंट एग्जिस्ट करेगी, तभी तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इमरजेंसी के दौरान हुआ था। कब का 42nd अमेंडमेंट? 1976 में क्या था हमारे यहाँ? इमरजेंसी थी, ध्यान रह जाएगा ना। स्टेट की लेजिस्लेशन सारे सस्पेंड हो जाएंगे, किसी राज्य की विधानसभा नहीं चलेगी, विधान परिषद नहीं चलेगा, न्यायपालिका सारी चलेंगी, नीचे के कोर्ट सबऑर्डिनेट जुडिशरी से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सब रन करेगा। ये ध्यान रखना, जुडिशरी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिएगा 352 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट, देखिएगा 352 क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की उद्घोषणा, क्लोज 1, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी thereof इज थ्रेटन्ड, वेदर बाई, किस किस की वजह से ऐसा खतरा है? बाई वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ये अंडरलाइन कर लो, इनको एग्जाम में पूछा जाता है, इस इमरजेंसी का आधार क्या है? बाई वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ही मे बाई प्रोक्लेमेशन मेक ए declaration to that effect in respect of whole of India or such part of territory thereof as may be specified in the proclamation। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण, अंडरलाइन कर लो इनको, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा करेगा। किस आशय की? आपातकाल की घोषणा करेगा कि इस आधार पे हम आपातकाल की घोषणा करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने की थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे। अब 352 का इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया। एक्सप्लेनेशन, एज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट the security of India or any part of territory thereof is threatened by war, by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion if the president is satisfied that there is imminent danger thereof। स्पष्टीकरण में कहा गया, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तो वह यह करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह का वास्तव में होने से पहले भी की जा सकती है। ऐसा कोई बैठ के प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि युद्ध हो जाए, विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म रिबेलियन हो जाए, वॉर हो जाए या एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए तो ही करेंगे। ऐसी आशंका है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास में इनपुट आए कि पाकिस्तान की तरफ से इतने हथियारबंद बॉर्डर के उधर बैठे हैं तो इस आशंका मात्र से कर दें। हमारी भी तो फौज बैठी है ना इधर, ऐसे लगेगा कि ये हो ही जाएगा तब की जा सकती है। ये क्लोज 1, इसके ग्राउंड पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान रखना, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। क्लोज 2, 352 क्लोज 2, ए प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर क्लोज 1 मे बी वेरिड और रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा और उसे वापस लिया जा सकेगा। ये देखो, ये जो उद्घोषणा की है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, किसी भी दिन वापस ले सकते हो। 1 मंथ पूरा हो नहीं हो, पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे, 6 मंथ हो नहीं हो, जिसने घोषणा की वो उसको वापस ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हैं इमरजेंसी का,
तो वो यहाँ पे 352 का, 356 का और 360 को वापस ले सकते हैं कभी भी, लेकिन वो बेसलेस अनाउंस भी नहीं कर सकते और बेसलेस विड्रॉवल भी नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन लिखना होगा कि मुझे ये कारण लगता है इसलिए मैं ऐसा इसमें कदम उठा रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्लॉज 3, द प्रेसिडेंट शैल नॉट इश्यू ए प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1 or a proclamation varying such proclamation unless the decision of union cabinet। अब देखो प्रेसिडेंट अकेले ने घोषणा कर दी ऐसा नहीं है, कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर लिखित में देंगे उनको कि साहब आपातकाल की उद्घोषणा करनी है, ऐसी सिचुएशन है, और वो उस बात से कन्विंस हो जाएं, उसके बाद में वो ऐसी घोषणा कर सकते हैं। दैट इज टू से द काउंसिल consisting of prime minister and other minister of cabinet rank appointed under article 75। अब देखो एक क्वेश्चन का जवाब और एक क्वेश्चन सीधा यहां दे दिया। जो कैबिनेट और मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किया गया? 75 में। 75 में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, एक हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, एक हो गया स्टेट मिनिस्टर, एक हो गया स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, 3 टाइप के। तो इस वाली मीटिंग में कौन बैठेगा? देखो हर कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर में बनने के लिए क्यों इतना प्रयास करता है? उसको पता है जो डिसीजन होने वो तो कैबिनेट में ही होने हैं, बाहर के लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कैबिनेट में होने। और कोई भी ऐसा डिसीजन हो, कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो है ही हैं, इनके बिना नहीं हो सकता। इनकी एक कोर कमिटी बनती है, बट कैबिनेट मींस कैबिनेट, कंप्लीट कैबिनेट, जिनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ वो लोग उसमें बैठेंगे। उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि साहब युद्ध यानी वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण की आशंका है या ऐसा हो गया है, इसलिए आपातकाल लगाया जाए। देखो एक चीज और बता देता हूं, आपने मूवी देखी क्या LOC करगिल? ऐसा मूवी देखी ना, आई? उस समय हमारे पे आक्रमण हो गया, फिर भी हमने आपातकाल नहीं लगाया। दिख रहा है क्या यहाँ कहीं 1977 के बाद में कोई आपातकाल लगा है क्या? तो करगिल, LOC ये तो बाद का है, नहीं लगाई। भारत उस समय इतना ताकतवर था कि इसको पछाड़ देंगे यहीं पे ही, इतनी कितनी को कहा था। मैंने पहले ही कहा ना, पहले हमने इसको ज्यादा आंक लिया था, ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, यूपी के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो वहीं पछाड़ दिया इसको, जरूरत ही नहीं पड़ी इमरजेंसी की। जबकि वो बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है उसमें, क्योंकि ऊपर दुश्मन पहाड़ी की टॉप पे बैठा और हम नीचे खड़े हैं, सामने दिख रहे हैं तो वो गोली मारेगा, इसलिए पता नहीं चला ना दुश्मन है कहाँ। इस चक्कर में बहुत कैजुअलिटी हुई। LOC कारगिल में एक डायलॉग आता है ना, लाशों का ट्रक भर के लाशें आई है, यानी आदमी चौंक जाता है। 1 2 5 आती है तो समझ में आती है। बहुत बहुत जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट दैट सच ए प्रोक्लेमेशन मे बी इश्यूड हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग। और ऐसा नहीं कैबिनेट ने मौखिक कह दिया, वर्बली कह दिया, वो नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? रिटन में कहना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए उसका, लिखित में कहा साहब। हिंदी में देखिए खंड 3 अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा जब तक नहीं करेगा, यानी तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का यानी यूनियन कैबिनेट का उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा की जाए उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं की जाती है। यानी वो लोग रिटर्न में ऐसा नहीं देंगे, तब तक राष्ट्रपति भी आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेंगे। क्लॉज 4, अब इसमें दे रखा ये वाला, क्या चीज दे रखी? इधर देखो, ये जो 1 मंथ है ना, वो इसमें दिया हुआ है। ये प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और अपने एग्जाम में ये क्या सारे मिक्स हो जाते हैं, ध्यान रखना। पहला 1 महीना, फिर 2-2, 1-2-2, इसको ध्यान रखना है। 352 1 मंथ, 356 2 मंथ और 360 भी 2 मंथ। पहला क्लॉज 4,
every proclamation issued under this article means 352 shall be laid before each house of parliament and shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate at the expiration of 1 month unless before the expiration of that period it has been approved by resolution of both houses of parliament. इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 352 के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा यानी आपातकाल की उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 माह की समाप्ति पर यदि उसकी अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प के द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी चाहे पार्लियामेंट उसका रेटिफिकेशन करे ना करे, अनुमोदन करे ना करे, कितने दिन एग्जिस्ट कर जाएगी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के 1 मंथ। ये याद रखना। इसमें एक प्रोविजो दे रखा वो देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्रोक्लेमेशन नॉट बीइंग ए प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग ए प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, यानी ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जी ने पहले प्रोक्लेमेशन जारी किया किसका, इमरजेंसी का, फिर प्रोक्लेमेशन जारी किया इमरजेंसी वापस लेने का, अगर वो जारी नहीं किया है और पार्लियामेंट ने भी अप्रूवल नहीं दिया तो भी 1 मंथ एग्जिस्ट करेगी। यानी उनको, राष्ट्रपति जी को इतना पावर है कि एक बार कैबिनेट ने रिटर्न में रिकमेंड किया, वो उससे सेटिस्फाई हुए, उन्होंने इसका प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया तो 1 मंथ तक एग्जिस्ट करेगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये ध्यान रखना, कैबिनेट के अप्रूवल और रिटर्न में राइटिंग में दिए बिना नहीं लगाएंगे, मन मर्जी से नहीं लगा सकते राष्ट्रपति जी कि उनको जम गया इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रोविजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्रोक्लेमेशन नॉट बीइंग प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग ए प्रीवियस प्रोक्लेमेशन इट is issued at a time when the House of People has been dissolved or the dissolution of the House of the People take place during the period of 1 month। अब वो जो 1 मंथ का कितने दिन में अप्रूवल करेगा, कब 30 डेज हो जाएंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस प्रोविजो में से भी इसका ध्यान रखना। देखो, इसको ऐसे समझ लो कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, इनके सामने इस आपातकाल के प्रस्ताव को रखेंगे, कब कितने बहुमत से इनको पारित करना होगा, ये एक बार इसको देख लो हिंदी में इंग्लिश में, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि आपातकाल लग गया, उसके बाद में जो हाउस की मीटिंग चलेगी कितने दिन में करना, तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग, इनमें से किसी की भी, एक बार समझ लो ये लोकसभा राज्यसभा है, पहली बार बैठने के विदिन कितने दिन में उनको पास करना होगा, अधिकतम 30 दिन तक ले जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं, उनको पास करना ही करना होगा। एक बार इसको देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्रोक्लेमेशन नॉट बीइंग प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग ए प्रीवियस प्रोक्लेमेशन इज इश्यूड एट ए टाइम व्हेन द हाउस ऑफ पीपल हैज डिसॉल्व्ड, अगर हाउस ऑफ पीपल क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ, refrain to in this clause, and if a resolution approving the proclamation has been passed by the Council of State but not a resolution, the respect of such proclamation has been passed by the House of People before the expiration of that period। जैसे इस समय हाउस ऑफ पीपल हमारा उसका ड्यूरेशन एक्सपायर होने ही वाला है, तभी तो इलेक्शन करवा रहे हैं, ऐसे में इमरजेंसी लगा दी तो लोकसभा का तो विघटन हो गया, राज्यसभा तो हमेशा चलने वाला सदन है, ऐसे में कितने दिन चलेगा, जिस दिन लोकसभा पहली बार बैठेगी उसके 30 दिन, वो इसमें बता रखा। ये एग्जाम में यही पूछा जाता है बहुत बार, इसमें 30 डेज और 14 डेज ऐसा 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी आपको बताएंगे। हाउस ऑफ द पीपल बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ दैट पीरियड द प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its
reconstitution unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving proclamation has been also passed by House of the People। एक बार हिंदी में भी देख लो इसको। परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली नहीं है, उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, जैसे इस समय करें, अभी वर्तमान सिचुएशन में भारत में करें, या लोकसभा के विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 1 माह की अवधि के दौरान हो जाता है, यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा के द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, और यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा के द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। इस बात को समझ लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा ने तो मान लो पास कर दिया, लोकसभा का विघटन हो गया, चुनाव होने के बाद में पहली बार लोकसभा बैठेगी, तो कितने दिन में इनको पास करना? विद इन 30 डेज। 1 महीना ये तो राष्ट्रपति का हो गया। अगर इन्होंने इस 30 डेज में पास कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिक इनइफेक्टिव हो जाएगी। सीज टू ऑपरेट, ऐसा वर्ड दे रखा ना, सीज टू ऑपरेट, यानी अब वो ऑपरेट नहीं की जाएगी। कब तक की गई? 1 मंथ तो इसमें की गई, और आप अब लोकसभा चालू होगी तो आपको इसका रिजोल्यूशन पास करना था, पास नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक ये 2 चीजों में लागू होता है। प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डिनेंस जारी होता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में जारी करते हैं? अध्यादेश। इन विच आर्टिकल? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी ना। 1 2 3, 1 2 3 है ना। और राज्यपाल का 1 को आगे से उठा के बीच में ले लो, 2 1 3, ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर। तो जो ऑर्डिनेंस जारी किया है 1 मंथ तो राष्ट्रपति जी के ऑर्डिनेंस से हो गया, ये इमरजेंसी, ये 2 मंथ, ये 2 मंथ। जैसे ही लोकसभा पहली बार बैठी है, लोकसभा के पहली बार बैठने के कितने दिन? विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज में उसको अप्रूवल नहीं दी तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। हैं? हाँ, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और 130 में क्या है? कोर्ट कहाँ बैठेगा, ऐसा ही है ना। हाँ, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आगे देखो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? आर्टिकल 352 का देखो, इनमें क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको पहले कह रहा हूं। 352 का क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 और इसका प्रोविजो, यहां तक कोई भी बात आप में से किसी को समझ, आज हम सिर्फ एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आर्टिकल 352। ठीक है, इसका क्लोज 5 देखिएगा। ए प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड shall unless revoked cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of the passing of second of resolutions approval by proclamation under clause 4। खंड 5 देखिए, अनुच्छेद 352 का, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो खंड 4 के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पे प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इधर देखिए एक बार, वापिस इसको समझो। अगर आपने ठीक तरह से 352 समझ लिया तो 356 और 360 तीनों समझ में आ जाएंगे आपके। ये आपातकाल लग कैसे रहा है? क्लोज 1 में तो इसके ग्राउंड बता रखे हैं कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इसके आधार पे लगेगा। उसके बाद में आगे बता रखा है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये रिटर्न में राष्ट्रपति जी को देंगे और उनको लगता है कि ऐसा हो गया या होने वाला है तो वो इसकी घोषणा करेंगे। एक बार घोषणा कर दी, कितने दिन एग्जिस्ट करेगी? 1 मंथ। और ये 1 मंथ तक हो गया राष्ट्रपति जी के ऑर्डिनेंस का, अगर उन्होंने बीच में वापस नहीं लिया। उसके बाद में लोकसभा बैठेगी, और लोकसभा बैठने के कितने दिन तक वो और एग्जिस्ट कर सकती है? 30 डेज तक। तो विद इन 30 डेज तक, पहली मीटिंग से 30 डेज तक उनको पास करना ही करना होगा, अदरवाइज वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। इस 30 डेज के बाद में आता है
लोकसभा ने पास कर दिया। अब पास करने के बाद में कितने दिन तक वो एग्जिस्ट करेगी? 6 मंथ तक। उस 6 मंथ तक वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी इमरजेंसी। और 6 मंथ के बाद में, इसलिए इसने कहा ना दूसरी बार अप्रूवल, तो आपको लगेगा दूसरी बार अप्रूवल कहां किया? अरे भैया पहला तो ये 30 दिन में बढ़ा रहे हैं, एक तो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, दूसरी बार संसद ने बढ़ा दिया। तो संसद ने बढ़ा दिया, यहाँ 30 दिन में हाउस बैठा और संसद ने बढ़ा दिया, अब 6 महीने के लिए, अब अधिकतम 6 महीने तक चलेगी, फिर 6 मंथ करके इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, एक बार में कितनी बढ़ा देंगे ऐसे अधिकतम? भाई ऐसे 6 मंथ करके ऐसे सामान्यतः 1 साल तक कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। लोकसभा का भी अगर 5 साल में चुनाव होना है, आपातकाल आ गया तो ये 6 साल तक जा सकता है चुनाव। लेकिन यहां देखो कंटिन्यू कितना तक लग गया, 1962 टू 1968, यहाँ पे 1971 टू 71, ये तो सबसे छोटी चली, और ये 75 टू 77, इतने समय तक ये इमरजेंसी प्रोविजंस चले हैं। अब इसमें देखिएगा, इसका क्लोज 5 के बाद में प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट if and so often as a resolution approving the continuance of force of such a proclamation is passed by both houses of parliament, the proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of 6 months from the date on which it would otherwise have ceased to operate under this क्लॉज। यदि और जितनी बाद ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, दोनों हाउसेज उसको पास कर देते हैं, तो उतनी बार वह उद्घोषणा वापस नहीं ली जाती है, तो उस तारीख से जिसे इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती है, 6 माह की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी। यानी 6 मंथ करके इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे ये 62 से लेके 68 तक बढ़ा दी गई थी। क्लियर है? 6 महीने करके इसको बढ़ा देंगे। अब आगे देखिए, इस प्रोविजो का प्रोविजो देखिए कितना तक बढ़ाएंगे वो देखिएगा। सेकेंड प्रोविजो है आर्टिकल 352 क्लोज 5 का सेकेंड प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the dissolution of the House of People take place during any such period of 6 months and a resolution approving the continuance in force of such proclamation has been passed by the Council of State, but no resolution with respect of the continuance in force of such proclamation has been passed by the House of the People during the said period, and proclamation shall cease to operate that the expiration of 30 days from the date on which the House of People first sit after reconstitute, unless before the expiration of said period of 30 days a resolution approving the continuance in force of the proclamation has been also passed by the House of the People। दूसरा परंतुक है इसका 352 खंड 5 का दूसरा परंतुक है, और यह है कि यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है, ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा के द्वारा उस अवधि के दौरान पारित नहीं किया जाता है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, और उस 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा के प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा के द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है। वही सेम बात है जैसा ऊपर के प्रोविजो में हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे लोकसभा को देखो, राज्यसभा के लिए 30 डेज नहीं डाला गया, क्योंकि राज्यसभा तो हमेशा एग्जिस्ट करने वाला हाउस है, इसके रिकॉन्स्टिट्यूट का सवाल ही नहीं उठता। हर आफ्टर कितने समय बाद राज्यसभा के कितने लोग इलेक्ट होकर के आते हैं? आफ्टर एवरी ईयर, या आफ्टर एवरी 2 ईयर, या आफ्टर एवरी 3 ईयर, या आफ्टर एवरी 5 ईयर? क्या है? आफ्टर एवरी 2 ईयर कितने मेंबर इलेक्ट होकर के आएंगे? 1/3 मेंबर, इसलिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर। ये पूरा हो जाएगा, फिर नई चुन के आएगी, तो 30 दिन के भीतर भीतर इनको अप्रूवल देनी होगी, अदरवाइज वो इफेक्ट में नहीं रहेगी इमरजेंसी प्रोविजंस। क्लोज
6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 क्लोज 6 देखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज 4 5 जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, क्लोज 4 and 5 resolution may be passed by either house of parliament only by majority of total number of member of that house and by a majority not less than 2/3 of the member of that house present and voting। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। ये कह रहा है कितने के बहुमत से पास करेंगे। भाई आपने यहाँ पास करवाना है ना, इस लोकसभा से, इस राज्यसभा से, तो या तो सारे लोग बैठे हों, सारे का मीन्स है राज्यसभा है तो 250 के 250 हाउस में प्रेजेंट हो, और लोकसभा है तो 543 के 543 प्रेजेंट हो, तो मेजोरिटी से। अदरवाइज अगर एक भी कम है तो कितने से, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से पास करना होगा। देखिएगा इसको। क्लोज 6 आर्टिकल 352 क्लोज 6, खंड 4 और खंड 5 के प्रयोजनों के लिए संकल्प संसद के किसी सदन के द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा, यानी पूरे हैं तो बहुमत के द्वारा, और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा, अगर एक भी कम है तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। क्लोज 7 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 क्लोज 7, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द foregoing clauses, the president shall revoke a proclamation issued under clause 1 of or a proclamation wherein such proclamation if the house of people passing a resolution disapproving or as the case may be disapproving the continuance in force of such proclamation। पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा और ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा। अगर लोकसभा, यहाँ क्लोज 7 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है कि साहब इसको वापस ले लो। क्लोज 6 तक हम पढ़ रहे थे कि आगे बढ़ाओ, तो इसलिए इसमें कहा गया क्लोज 7 में कि पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए यदि लोकसभा खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली, परिवर्तन कैसे कि साहब पूरे भारत की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट में डिस्टर्बेंस है, या इधर बॉर्डर एरिया में रख दो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब इधर रख दो, बाकी पूरे इंडिया में अभी कंट्रोल कर लेंगे मामला, तो यहाँ कर दो। ऐसे या तो चेंज करने के लिए कहे या विड्रॉ करने के लिए कहे, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी उद्घोषणा परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। कौन इनको कहेगा कि अब वापस लेनी है, यहाँ पे लोकसभा कह रही है। कौन कह रहा है? क्योंकि वो हाउस ऑफ पीपल है, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आने वाला सदन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, अगर कोई आपको पूछे कि ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना तो कौन करेगा, उसका अनुमोदन कौन देगा? लोकसभा देगी, राज्यसभा देगी, विधानसभा देगी, विधान परिषद देगी, या राष्ट्रपति देंगे? कौन देंगे? पार्लियामेंट मीन्स विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? नो, नेवर राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाएं हमेशा राज्यसभा बनाएगी, ध्यान रखना। ऑल इंडिया सर्विसेज का रिकमेंडेशन राज्यसभा करेगी, 2/3 मेजोरिटी से करेगी। कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसको नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर करेगी, कौन करेगी? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, या राष्ट्रपति या राज्यपाल? भाई राज्यसभा करेगी। ऐसा नहीं राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। ये लोकसभा का आया, इसलिए मैंने राज्यसभा के 2 प्रोविजन आपको बता दिए। ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा और नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा, ये राज्यसभा देखेगी। और बट यहां क्लोज 7 में कहा गया है कि अगर लोकसभा खंड 1 के अधीन उद्घोषणा, ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाला या वापस लिए जाने का कोई भी अनुमोदन पास किया है, तो ऐसी आपातकाल में बदल किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। यहां ध्यान रखना, एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा कि राज्यसभा ऐसा कर सकती है कि लोकसभा कर सकती है? लोकसभा, साफ लिखा हुआ ना लोकसभा। लोकसभा जनता का सदन है, वो कहेगा साहब वापस लीजिए आपातकाल, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है, आपातकाल की स्थिति नहीं है, तो लोकसभा बोलेगी ऐसा। राज्यसभा वो ऑल इंडिया सर्विसेज और नेशनल इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट होगा। एक प्रकार से ऑल इंडिया सर्विसेज भी नेशनल इंटरेस्ट का ही मामला है ना, दोनों मिले हुए हैं, साइमल्टेनियसली है।
क्लोज 8 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 का क्लोज 8 है, वेयर ए नोटिस इन राइटिंग साइंड बाई, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये तो सारा इमरजेंसी प्रोविजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली। आपको एपीओ में, आरजेएस में, जीएलओ में, एलए, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, क्लेट पीजी, सब में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके। कोई सा भी एग्जाम हो, लॉ का हो या बाकी का एग्जाम हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और लीगल कॉम्पिटिशन में भी। देखिए क्लोज 8 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 352 क्लोज 8, वेयर ए नोटिस इन राइटिंग signed by not less than 1/10 of total number of member of that house people has been given their intention to move a resolution for disapproving, or as the case may be, for disapproving the constitution, a continuance in force of proclamation issued under clause 1 of a proclamation varying such proclamation। इसमें ए बी करके आगे दिया हुआ, पहले यहाँ देखिए हिंदी में खंड 8, जहां खंड 1 के अधीन उद्घोषणा या उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली घोषणा यथास्थिति अनुमोदन या उसके प्रवृत्ति बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से लोक सूचना लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग के द्वारा हस्ताक्षरित करके लिखित रूप में होनी चाहिए। कितने लोगों के साइन करवा रहे हैं यहाँ पे? 110। और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद का कोरम कितने में पूरा होता है? 110 में। ये ध्यान रखना, 110 ने अगर कह दिया कि इसमें बदल किया जाए, वापस लिया जाए, ऐसा प्रस्ताव पेश करेंगे तो फिर सदन उन पे विचार करेगा। इतने लोग होने चाहिए। हिंदी में देखिएगा, जहां खंड 1 के अधीन की गई, खंड 8 अनुच्छेद 352 खंड 8 हिंदी में देखिए, जहां खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का यथास्थिति अनुमोदन या उसे प्रवृत्ति बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में किस किस को देंगे? देखो वो जो अभी हमने डिस्कस किया ना, पास कर देंगे मेंबर से 2/3, वो तो इन हाउस है। ये इसके लिए है, हाउस कॉल करो साहब, इमरजेंसी हटाने के लिए हाउस कॉल करना है। कितने लोग साइन करके देंगे उस पेपर को? 110। किसको देंगे पेपर? ये देखिएगा ए और बी में। टू द स्पीकर इफ हाउस इज इन सेशन, अगर हाउस का सेशन चल रहा है तो स्पीकर को देंगे। और टू द प्रेसिडेंट, अगर हाउस का सेशन नहीं चल रहा है तो सेशन को कॉल करने का किसको पावर है? प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को देंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हाउस चल रहा है तो किसको देंगे? स्पीकर। हाउस नहीं चल रहा तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। किस हाउस बुलाओ, 110 मेंबर चाह रहे हैं आपातकाल वापस लिया जाए, तो हाउस बुला लिया, इसका मतलब ये नहीं वापस ले लिया। हो सकता है वो 110 अपोजिशन के होंगे, सबके बहुमत से 2/3 से पास होगा तो कंटिन्यू करेगा, और मेंबर एग्री कर जाएंगे वापस ले लो तो वापस ले लेंगे। ये ध्यान रखना। बट हाउस इतने में कॉल हो जाएगा। बी, द प्रेसिडेंट, द हाउस इज नॉट इन सेशन, ए स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस शैल बी हेल्ड विद इन 14 डेज। कितने दिन में बुला लेंगे हाउस? विद इन 14 डेज। 110 मेंबर ने साइन कर दिया, 14 डेज के अंदर अंदर हाउस कॉल हो जाएगा। From the date on which such notice is received by the speaker, or as the case may be, the president for the purpose of considering such resolution। यदि लोकसभा सत्र में है तो अध्यक्ष, और ख है यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को दी गई ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोकसभा की विशेष बैठक यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर की जाएगी। आर्टिकल 352 का लास्ट क्लोज है क्लोज 9। द पावर कन्फर्ड ऑन प्रेसिडेंट बाय दिस आर्टिकल शैल इंक्लूड द पावर टू इश्यू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स बीइंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर, external aggression or armed rebellion, whether or not there is a proclamation already issued by the president under clause 1 and such proclamation is in operation। अनुच्छेद 352 का खंड 9 देखिएगा हिंदी में। इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा
युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति होंगी, चाहे राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन पहले वाली कोई उद्घोषणा की है या नहीं, ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं, तो भी जैसे यहाँ पे आपातकाल लगा था, तब सिचुएशन 1962 में चाइना वॉर की थी, बाद में यहाँ पे पाकिस्तान ने वॉर कर दिया, उसके बाद में हमारे पास में वो तो 1965 में पूरा हो गया, बट ये 68 तक क्यों चली? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय कोई सा भी और युद्ध कर सकता था, फूड का भी क्राइसिस था, उस समय अनाज का भी हमारे पास में अभाव था, वेपन्स का अभाव था, और 2 युद्ध के बाद में देश इतना बुरी तरह से टूट गया कि आर्मी में जाने वाले जवानों के लिए, इस समय लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 में, तो उन्होंने कहा एक जवान अपने घर से फौज में भेजो और एक दिन का व्रत रखो, जैसे आज एकादशी है ना, ऐसे उन्होंने कहा सोमवार को एक समय भोजन करें। उन्होंने वो घोषणा कब की थी? पहले अपने घर में प्रयोग किया उन्होंने कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी और हम रह सकते हैं क्या भूखे? तो उन्होंने कहा रह सकते हैं, तो पानी पी के सो जाएंगे तो देश भी रह सकता है। तब उन्होंने देश से अपील की। पहली बार किसी प्रधानमंत्री की ऐसी अपील पे देश ने भी इस बात का अनुसरण किया। सोमवार को भोजन नहीं मिलता था रेस्टोरेंट पे भी, कहते आज शास्त्री सोमवार है। शास्त्री जी ने घोषणा की देश में अनाज का अभाव है और जवानों को फौज में भेजो। तो ऐसे कोई कारण हो आपातकाल को और आगे कंटिन्यू रखने का, तो वो कारण बताते हुए आगे रखा जाएगा। और उन्होंने कहा जितनी बंजर जमीन है उन सब पे हल चलाओ और खेती करो। उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास में हल चलाया था, फसल भी काटी थी, उसके भी फोटो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और रेलवे की जितनी जमीन बंजर पड़ी है उसमें सब खेती कर लो, एक बार के लिए फसल उगाओ ताकि अनाज से मुक्ति मिले। क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि जो लाल वाला गेहूं भेज रहे हैं वो भी नहीं भेजेंगे। अब तो भारत में खुद में इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब इंपोर्ट पे ही निर्भर था ये देश। तो ये जो भी आपातकाल के कारण होंगे, क्लोज 9 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि ऐसा आर्म्ड रिबेलियन यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ऐसा कुछ हो जाए, वॉर, एक्शन, अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ऐसा हो गया या होने वाला है, तो ऐसी घोषणाएं करने की शक्ति होनी चाहिए कि राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं की है, तो ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं, तो भी वो आगे कर सकता है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि 1962 में जो इमरजेंसी घोषित हुई वो सीधी एक ही बार में 1968 तक बढ़ा दी। हर 6 मंथ इसलिए करते हैं कि 6 महीने में हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, इसके लिए है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है। इसका एक ही आर्टिकल 358, इसमें कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे और आप में से इसके बारे में, इसको YouTube के चैनल पे भी डाल देंगे। अगर किसी को इसमें डाउट हो और कोई बात पूछना चाह रहा है तो 8306969794 युवान लॉ इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी ओर से 352 इमरजेंसी का डिस्कशन पूरा हुआ। कोई डाउट हो तो इस पे आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।